Hello everyone. In this video, I will be discussing bucket sort, another sorting technique for sorting the elements of an array. This is a non-comparison based sorting technique as it distributes the given elements into predefined number of buckets, then sorts them and finally concatenates to form the sorted list. I will be discussing the steps involved in sorting when the input elements are integers as well as when the input elements are floating point numbers in the range 0 to 1. I will be then discussing the complexity of bucket sort in best case, average case, and the worst case. I will be also discussing advantages and disadvantages of bucket sort. So let's go. So let's start with the bucket sort technique of sorting the elements of an array. Now bucket sort is a non-comparison based sorting technique as it distributes the given elements into buckets of given sizes. अब ये हमने इसको यहाँ पे नॉन कंपैरिजन बेस्ड जैसे कि हमने काउंटिंग सॉर्ट किया है, जैसे कि हमने रेडियस सॉर्ट किया है, ये इसलिए है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो इसका होता है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स जो गिवन एलिमेंट्स हैं जिनको हमने सॉर्ट करना है वो हम बकेट्स में जब बांटते हैं तो वो एक नॉन कंपैरिजन बेस्ड टेक्निक सॉर्ट होता है, इसलिए इसको नॉन। बट अगर हम नॉर्मली इसमें इंसर्शन सॉर्ट करते हैं सॉर्टिंग करने के लिए जब बकेट्स के अंदर एलिमेंट्स पड़े होते हैं तो इसलिए इसको कंपैरिजन बेस्ड उस टाइप पे उस बेसिस के ऊपर हम इसको कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग भी कह सकते हैं बिकॉज इट यूजेस इंटरनली इंसर्शन सॉर्ट टू सॉर्ट द एलिमेंट्स विद इन ईच बकेट, ठीक है। अदरवाइज इट इज अ नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक जैसे कि आपको कहा है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे काम करता है। Another name for this bucket sort is bin sort because it is also known as like bucket or bin because we can alternately name bucket as bin. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी ये इनपुट एलिमेंट्स हैं या जो गिवन डेटा है इनपुट डेटा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द गिवन रेंज। अब इस पॉइंट का मतलब के लिए हम इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं कि जैसे हमारे पास एलिमेंट्स हो गए 0.2, 0.4, 0.3, 0.7, 0.5। अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं ये एलिमेंट्स ले रहा हूँ जैसे कि हमारे पास 0.6, 0.9, पॉइंट क्या रह गया 8 हो गया, हाँ। अब मान लो ये एलिमेंट्स हैं अगर हमारे पास जिनको हमने सॉर्ट करना है, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे देखें कि ऑलमोस्ट सेम डिफरेंस आ रहा है तो इसका ये फायदा होगा कि ये सारे अलग अलग बकेट्स में जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं बकेट्स 1.0 से लेके 0.2 फिर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं तो हमारे पास जो बकेट्स बनेंगी उसमें यहाँ पे आ जाएगा पहली बार में 0.1 और 0.2। अगर मैंने नहीं डाला तो यहाँ पे डाल लीजिए। इसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें तो 0.3 और 0.4। तो ये जो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगी बकेट में ये तभी होगी अगर हमारे पास यूनिफॉर्म डाटा है। अगर मान लो हमारे पास स्क्यूड डाटा है जैसे कि अगर मैं लेता हूँ 5, 10, 15, 20, ठीक है, और इस केस में हम ले लेते हैं 25, 30, मान लो ये एलिमेंट्स है, अपने एक एलिमेंट में ले लेता हूँ 500। अब ये डेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो क्या होगा जब हम बकेट्स को साइजेस 50 के साइज में जैसे 0 से 50 एक में आ जाए और इसके अगर 50-50 के डिफरेंस में हम बकेट्स लेंगे यहाँ पे तो उस केस में अगर हम 100 से लेके 150 लें तो अगर इसमें देखेंगे सारे एलिमेंट्स तो एक ही बकेट में आ जाएंगे। तो इस केस में जैसे ये सारे एलिमेंट्स एक ही बकेट में आ जाएंगे तो इस केस में ये एक नॉन यूनिफॉर्म और जो हमारे पास ऐसे करते हैं यहाँ पे जो लास्ट बकेट होगी 450 से 500 या इसको जो भी होंगे तो ये 500 वाली इसमें आ जाएगी। तो इस तरह से ये जब स्क्यूड डेटा होगा तो ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म डाटा होने के कारण ये सारा डाटा एक ही बकेट में फिट हो जाएगा जो कि हमें आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन के फेज के बाद कंकैटिनेशन या ऐसे काम करने में हमारी ओवरहेड बढ़ जाएगा, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये वर्क्स वेल व्हेन द इनपुट डेटा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द रेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है। दूसरा इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इनपुट जो हमारे पास जो साइज है हमारे पास उस केस में
हमें कहता है कि जो इनपुट साइज है इज लार्जर देन द नंबर ऑफ बकेट्स। अब इस पॉइंट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि इनपुट साइज जो हमारे पास है वो लार्जर देन द बकेट्स, जैसे कि हमने नंबर ऑफ बकेट्स का चॉइस करना होता है, नंबर ऑफ बकेट्स, ठीक है। तो उस केस में अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 23, 14, हमारे पास 37, 40, 37, 42, हमारे पास ये 55, 55, 10 है, फिर 28, ठीक है, 19, 32, 46, कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स है। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ बकेट्स की बात लें, अगर हम 5 ले लें, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ऑलमोस्ट 10 टच कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 10 टच कर रहे हैं, पर जो नंबर ऑफ बकेट्स हैं इस केस में अगर आप नोटिस कीजिए कि वो ऑलमोस्ट 5 के आसपास आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास ये कंडीशन भी बहुत ही जरूरी है कि जो इनपुट साइज है, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का साइज है, इट शुड बी लार्जर देन द नंबर ऑफ बकेट्स जो कि जिसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये भी एक कंडीशन है जिसको हमें देखना होता है। तो डज नॉट परफॉर्म्स वेल व्हेन द इनपुट डाटा इज स्क्यूड, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी। और एक्सेसिव नंबर ऑफ बकेट्स अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि अगर एलिमेंट्स ज्यादा है तो बकेट्स नंबर उसका एक मतलब जेन्युइन होना चाहिए, ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए इनपुट साइज के कंपैरिजन में, तो उसमें ओवरहेड आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाया है इसके ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये काम कैसे करता है। इट इज बेस्ड ऑन स्कैटर एंड गैदर अप्रोच। स्कैटर एंड गैदर का अप्रोच का मतलब क्या है, पहले हम एलिमेंट्स को बांट देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनटू नंबर ऑफ बकेट्स, जो कि हम उनको कंटेनर्स या बिन्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हम एक प्री डिफाइंड नंबर ऑफ बकेट्स लेके उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ईच बकेट को हम सॉर्ट करते हैं इंडिविजुअली, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स, जिसमें हम इंसर्शन सॉर्ट भी ले सकते हैं या इस बकेट सॉर्ट को हम रिकर्सिवली भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम उसको सॉर्ट कर सकें। और फाइनली जब ये सॉर्टेड एलिमेंट्स को हम बकेट्स में डालते हैं, फिर उसको हम उसके बाद कंकैटिनेट करते हैं, यानी कि हम उनको सॉर्टेड ऑर्डर में जो हमारे पास कंकैटिनेट या मर्ज होने के बाद जब उनको हम गैदर करते हैं तो हमारे पास रिजल्टिंग जो एरे होती है उसको हम सॉर्टेड पाते हैं, दैट इज वी गेट द सॉर्टेड एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये किस पे काम करता है। तो ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो एक एरे ऑफ इंटीजर्स पे भी काम करता है, यानी कि जो इनपुट एलिमेंट्स है वो एरे ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए, या फिर वो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के ऊपर भी काम करता है जिनकी रेंज 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये बात करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये कैसे काम करता है विद द एरे ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक एरे ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक गिवन एलिमेंट्स हैं जिनको सारे को हमने इंटीजर्स लिया है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इनपुट एरे जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। अब इनको हमने सॉर्ट करना है बकेट सॉर्ट के साथ। तो इसके लिए हम ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं। तो रेंज के लिए हमारे पास आ जाती है 23। तो इसको हम, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमें नंबर ऑफ बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो वो बहुत ईजी हो जाता है कि हाँ भाई हमारे पास 25 है तो 5 का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लें तो 5 बकेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमारे पास ये रेंज अप्रोक्सीमेटली हमें आइडिया दे देता है कि नंबर ऑफ बकेट्स का चुनाव कैसे करना है। तो नेक्स्ट हमने एज्यूम किया है कि वी आर हैविंग 5 buckets as you can see, and we will distribute these elements in these buckets. So we will scatter or distribute into 5 buckets. 5 buckets हमने खुद चुना है क्योंकि हमने इसकी रेंज कैलकुलेट की है और रेंज के बेसिस पे हमने इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये हमें आइडिया हो गया कि एक बकेट में 0 से 5 आएगा, ठीक है, और इंक्लूडिंग द 5, अगले में 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड 20 से 25। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये देखिए एलिमेंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन एलिमेंट्स को हमने उनकी बकेट्स के जैसे कि उनकी रेंज सपोर्ट कर रही है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें इनको सॉर्ट करना पड़ता है, मतलब हर बकेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअली। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 और 1 थे, तो इनको सॉर्ट करने के बाद हमारे पास ये नंबर्स ऐसे आ जाएंगे जिनको हम सॉर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब ये सॉर्टिंग हो जाएगी तो हमारे पास ये नंबर्स 1 और 5 अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सॉर्ट हो गए। तो अगली बात करें 7 और 10, 7 और 10 भी सॉर्ट हो गए। तो जैसे कि हमने इनको सॉर्ट कर दिया, यानी कि ये पहले जैसे आए थे उसके बाद हमने इनको सॉर्ट कर दिया, तो इस तरह से ये एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया जाता है विद इन ईच बकेट। और फाइनली हम इस सॉर्टेड एलिमेंट्स को
कंकैटिनेट कर देते हैं और हमारे पास जो रिजल्टिंग एरे होती है वो क्या होती है, सॉर्टेड हो जाती है। तो इस तरह से ये बेसिक स्टेप्स हैं बकेट सॉर्ट के काम करने के, जिसमें 3 मेन स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं। स्कैटर, सॉर्ट द एलिमेंट्स विद इन ईच बकेट, फर्स्ट स्कैटर इनटू इंडिविजुअल बकेट्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज, और जो रेंज सपोर्ट करती है उसके बाद सॉर्ट करना है इंडिविजुअल बकेट्स को और बाद में कंकैटिनेट कर देना। तो इसको स्टेप्स क्या होंगे इसमें, अगर हम इंटीजर्स के केस में कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हमें यहाँ पे रेंज निकालनी है, जैसे कि हमने निकाली। फिर चूज द नंबर ऑफ बकेट्स, ठीक है। अब रेंज को हमने इनपुट को फिक्स नंबर ऑफ बकेट्स में डिवाइड कर, जैसे कि यहाँ पे देखा बकेट साइज क्या होगा, रेंज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बकेट्स, ठीक है। तो बकेट साइज तो यही होगा ना, जैसे कि हमारे पास 5 बकेट्स थी और हमारे पास 24 की रेंज थी, तो हमने जो बकेट साइज था वो हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 5, अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास हमने इसका बकेट साइज ले लिया। हाँ, बकेट साइज का जो बकेट का जो कितनी बकेट्स हैं उसको चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, इट शुड नॉट बी टू स्मॉल। अगर वो ऐसा होगा तो हमारे एलिमेंट्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे बकेट्स में, जिसके कारण इंक्रीज्ड ओवरहेड हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास बकेट का जो नंबर ऑफ बकेट्स का चॉइस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर टू लार्ज होंगे तो हमारी ऐसा ओवरहेड बढ़ जाएगा उनको मेंटेन करने का, क्योंकि हो सकता है कि काफी जो बकेट्स हैं वो खाली रह जाए। तो इसलिए बकेट साइज चूज करने के लिए, यानी कि सॉरी, बकेट्स का नंबर चूज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो नंबर ऑफ बकेट्स कैसे चूज की जाती हैं ये आपको बेसिकली आइडिया ही होता है, बट इस केस में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये रेंज को डिस्ट्रीब्यूट कर, मान लो 0 से 100 के बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं तो 10 साइज हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली वेरी करता है। आगे हम क्या करते हैं, हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नेक्स्ट क्या आता है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, बकेट साइज निकालने के बाद डिस्ट्रीब्यूट द एलिमेंट्स इनटू बकेट, ठीक है। हम आइटरेट करते हैं इनपुट एरे के ऊपर और प्लेस ईच एलिमेंट, उसको हम एक बकेट में डालते हैं बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू, तो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम उसको बकेट में डालते हैं। आगे चलते हैं, हम सॉर्ट ईच एलिमेंट इन द बकेट, फिर हम इंडिविजुअली ईच बकेट को सॉर्ट करते हैं यूजिंग, हम यहाँ पे यूज करेंगे इंसर्शन सॉर्ट, बट आप रिकर्सिवली इस बकेट सॉर्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए। और फाइनली हम इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे बकेट्स को, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो ईच बकेट के एलिमेंट्स पकड़ के उनको हम कॉन्कैटिनेट करेंगे और हमारे पास ये फाइनल सॉर्टेड लिस्ट आ जाती है ऑफ एरे ऑफ एलिमेंट्स, जो इसको हमने सॉर्ट करना है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास ये स्टेप्स क्या होंगे बकेट सॉर्ट के। तो बकेट सॉर्ट अगर हम इसके एल्गोरिदम या अगर हम इसकी बात करें कि इसमें अगर हमने C++ का कोड लिखा हुआ है तो ये कैसे परफॉर्म करेगा, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने बकेट का काउंट, यानी कि कितने बकेट्स लेनी है, उसके बाद हमने एक एरे लिया बकेट्स, ठीक है। इसमें एक में आएगा बकेट काउंट और एक में आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ये सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे सारे को बाय डिफॉल्ट 0 से। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में कहा था, पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन होगा, एक तो जिसको करना है बकेट्स कितनी है, बकेट्स के साइजेस कितने हैं और बकेट्स का काउंट कितना है, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे एक बकेट एरे भी जा रहा है, तो इस बकेट एरे में हमारे पास क्या जाएगा, बकेट साइजेस और बकेट काउंट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सॉर्ट करना है इनको, अगेन हमारे पास इसके लिए इनपुट वेरिएबल्स में जाएगा बकेट्स, इनको सॉर्ट करना है और उनका साइज और उनका काउंट, ठीक है। उसके बाद हमने कंकैटिनेट करना है, कंकैटिनेट करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल एरे, उसके बाद बकेट, बकेट साइज एंड अगेन बकेट काउंट। अब इनके स्टेप्स को हम इंडिविजुअली अलग अलग फंक्शंस बनाए हुए हैं, तो वो कैसे करना है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप हम परफॉर्म करते हैं, डिटरमिन द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन एरे। तो उस केस में हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए होता है, तो फाइंड रेंज हम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फाइंड रेंज में हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड ऑफ द मैक्सिमम, फाइंड ऑफ द मिनिमम +1, +1 बहुत जरूरी है ताकि हम एंड वाला पॉइंट भी इसमें कैप्चर कर सके, यानी कि हमारे पास एंड में जो 5 है वो भी इसमें ही कैप्चर हो जाए, तो जैसे कि 0 से 5 में 5 भी आ जाए, ठीक है। तो फाइंड मैक्सिमम के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पहले एज्यूम करेंगे फर्स्ट एलिमेंट, फिर आइटरेट करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर, अगर मैक्स वैल्यू अपडेट होती है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको दोबारा से अपडेट नहीं करेंगे और नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस काउंटिंग सॉर्ट में, तो हम वहाँ पे भी मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे हमें याद रखना है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट एज्यूम कर लिया तो 1 से शुरू करना है और मैक्स वैल्यू को हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करते करते मैक्स वैल्यू को अपडेट करके फाइनली हमने रिटर्न कर देना होता है। इसी पैटर्न पे अगर हम मिन वैल्यू को एज्यूम करें तो मिन वैल्यू में अगेन हमने फर्स्ट एलिमेंट को एज्यूम कर लेना मिनिमम एलिमेंट है,
फिर आइटरेट करना है, फिर मिनिमम और फर्स्ट से एलिमेंट से स्टार्ट करके और उसमें मिनिमम वैल्यू को अपडेट करते रहना है, और फाइनली हमारे पास रिटर्न मिन वैल्यू। तो जैसे मैंने बताया कि वाई एड 1, ताकि हम इंश्योर कर सकें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज है वो भी सारी इंक्लूड हो जाए। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, जो इसका सेकंड स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू बकेट्स। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वो जैसे हमने 5 बकेट्स में बांटना है। तो इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे एज्यूम किया हमें रेंज और मिनिमम वैल्यू पता है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने बकेट का इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो बकेट इंडेक्स इसलिए है कि हम ये पता लगा सकें कि वो एलिमेंट कौन सी बकेट में जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मुलेशन है जो हमने कैलकुलेट करी कि एरे की जो भी वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस करो, उसको मल्टीप्लाई करो बकेट के काउंट के साथ और डिवाइड कर दो रेंज के साथ। जैसे कि अगर मान लो तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, जैसे कि हमारे पास एरे ऑफ कोई एलिमेंट आया 1 और वो हो गया 19। ठीक है, 19 माइनस मिनिमम वैल्यू हमने एज्यूम की थी 1। ठीक है, वो हो गई 18। ठीक है, 18 इंटू बकेट काउंट इज इक्वल टू 5, 90 हो गया, और डिवाइडेड बाय 23 या 24 जो भी रेंज आई थी। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले के साथ उसका बकेट साइज मिल जाएगा, जो कि इस केस में 4 आ जाएगा, या किस बकेट में इसको डालना है या 5 में डालना है, इसकी वैल्यू यहाँ से हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं कि वो एलिमेंट जब हमने डाल दिया तो उस किस बकेट में गया, उसके लिए हमने एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ है। तो ये अभी मैं कोड में इसको रन करके दिखाऊंगा कि ये कैसे परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास जो बकेट्स का इंडेक्स है उसको अपडेट करना है कि बकेट्स इस वक्त कितने आगे, तो बकेट इंडेक्स। ठीक है, और इसमें ये वैल्यू है हमारे पास जो हमने यहाँ से इनपुट ली हुई है बकेट साइजेस का, जो बकेट साइजेस हैं उसमें से बकेट इंडेक्स प्लस प्लस करके तो इसके अंदर वो एलिमेंट चला जाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपने ध्यान रखना है कि आपने जब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सबसे पहले की है। एक तो वो कौन से इंडेक्स पे जाएगा जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया और उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद उस बकेट इंडेक्स के उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की गिनती, जैसे अगर बकेट इंडेक्स में उस इंडेक्स पे पहुंच गए तो उसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, उस केस में यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने ये फॉर्मुलेशन लगानी है कि बकेट साइजेस स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस इंडेक्स प्लस प्लस। तो हर बारी उसका इंडेक्स में वो फर्स्ट एलिमेंट, फिर हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, इसलिए वो प्लस प्लस लगाया हुआ है हमने, ताकि वो हर बारी इंडेक्स को प्लस करता रहे। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट एलिमेंट है सॉर्ट करना है। अब यहाँ पे हमने इंसर्शन सॉर्ट को कॉल कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक से हम इसको सॉर्टिंग करेंगे। तो सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट बकेट्स। ठीक है, किसको सॉर्ट करना है, क्योंकि हमने बकेट्स को सॉर्ट करना है, एक बकेट और बकेट साइजेस को सॉर्ट करना है, तो इसलिए हमारे पास ये इनपुट में गिवन अवेलेबल ये एरेज होने चाहिए और उनका काउंट अवेलेबल होना चाहिए, और ये अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब इसको इंसर्शन सॉर्ट आपने पहले से पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं ध्यान दिया हुआ तो आप इंसर्शन सॉर्ट की वीडियो एक बार देख लीजिए, जिसमें हम पहले तो उस एलिमेंट को एक एक एलिमेंट को पकड़ के उसको सॉर्ट करते हैं गिवन लिस्ट में। ठीक है, यानी कि एक सॉर्टेड लिस्ट का पार्ट हो जाता है एक अनसॉर्टेड, तो अनसॉर्टेड में से उठा के सॉर्टेड लिस्ट में अप्रोप्रिएट जगह पे डालने के लिए तो वो शिफ्ट करना पड़ता है एलिमेंट्स को। तो वो सारे स्टेप्स आपको वहां पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, अगर आप वहां पे एक बार जरूर जाके दोबारा से देख सकते हैं कि ये कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। पर फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे होता है। बस ये आपको ये बताना है कि वो जो बकेट्स के अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं उनको ऐसे तो आपने सॉर्ट करना है। इसके बाद हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म होने के बाद उनको कंकैटिनेट करना है। तो कंकैटिनेट करने के लिए अगेन हमारे पास वो गिवन बकेट्स में से हम एक एक करके बकेट्स को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने नेस्टेड लूप लगाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो बकेट काउंट के हिसाब से चलेगा और एक बकेट साइजेस एरे के हिसाब से चलेगा। तो एक एक करके हम उस पे कौन सी हम फर्स्ट पहले बकेट को चूज करें, फिर उसके अंदर बकेट काउंट का मतलब टोटल 5 बकेट्स हैं, तो उसकी फर्स्ट बकेट के अंदर उस बकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हमने सॉर्ट करना है, और उसके एरे इंडेक्स के एरे के यानी कि ओरिजिनल एरे के अंदर हम एक एक करके उसका इंडेक्स भी प्लस करते रहे। तो इस व्यू पॉइंट से हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एरे का इंडेक्स जो कि इनिशियली 0 से शुरू होता है, 0 के बाद प्लस प्लस होएगा, और एक एक करके ये 2 डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पे देखे ना ये बकेट 5 है। ठीक है, अब इस बकेट की ये वाली पहली बकेट हो गई, तो इस बकेट के लिए 5 बकेट्स हैं तो वो 5 बकेट्स के हिसाब से चलेगा, और उसमें ये वाली बकेट तो ये हो गई 0 था, ये हो गई बकेट जैसे बकेट साइजेस में। ठीक है, बकेट साइजेस में ये हो गया 0, तो इसके सारे एलिमेंट्स के ऊपर काम करना है, तो इसलिए हमने ये लिखा हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
ओके, सो अब हम बात करते हैं वो प्रोग्राम की जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं स्टेप्स को। तो हम इसको C++ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इनपुट एरे एज्यूम कर लिया, ये वाली एरे जो सेम एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बकेट सॉर्ट एल्गोरिदम को या फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसके लिए अलग से फंक्शन बनाया हुआ है। अदरवाइज मैंने ओरिजिनल एरे प्रिंट करने के लिए भी एक फंक्शन बनाया है, प्रिंट एरे, जो कि उसके कंटेंट्स को प्रिंट कर देगा, जैसे कि हमने पहले भी देख चुके हैं। तो प्रिंट एरे कर देगा और बाद में सॉर्टेड करने के बाद भी वो प्रिंट कर देगा, जैसे कि इसका और इसमें क्या किया है, आइटरेट किया है कोड के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर, और उसको फाइनली हमने एक एक करके एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। तो अब हम सीधा बकेट सॉर्ट पे चलते हैं। बकेट सॉर्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अलग अलग फंक्शंस बनाए हुए थे, इसमें बकेट सॉर्ट का साइज हमने ज्यूम कर लिया 5, ठीक है। अब इस केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास इनपुट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली इसकी चॉइस आपको पहले भी बताया था कि कैसे करनी है, ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, ओवरहेड्स के कारण, मेमोरी यूटिलाइजेशन के कारण। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर देंगे बकेट साइजेस टू 0, ठीक है। उसके लिए हम सारे बकेट्स के जितना भी हमने बकेट्स लिए हैं उनके सबके साइजेस हम के मतलब इस वक्त इनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि हमने इस एरे को पास करना और एक एक करके एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना अलग अलग बकेट्स में। उसके साथ साथ क्योंकि हमने बकेट्स कितनी है उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमने बकेट्स पास किए एक एरे, ठीक है। उसके बाद बकेट काउंट पास किया। उसके अलावा हमने बकेट्स नाम का जो इंडिविजुअल बकेट्स हैं उनमें पास करना और बकेट साइजेस में पास करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पास करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूट के केस में। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि डिस्ट्रीब्यूट का कोड क्या होता है कि पहले तो फाइंड मिनिमम करना है, फाइंड रेंज करनी है, जैसे कि हमने फंक्शंस बनाए हुए हैं पहले से ही, फाइंड मिनिमम और फाइंड रेंज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया था फाइंड मिनिमम, हम आइटरेट करेंगे फाइंड मिनिमम के लिए। उसके एज्यूम करेंगे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मिनिमम है, फिर हम आइटरेट करेंगे सेकंड एलिमेंट से शुरू होके, और हम कंपेयर करते रहेंगे कि नया मिनिमम तो नहीं आ रहा। अगर नया मिनिमम नहीं आ रहा तो ठीक है, नहीं तो उसको अपडेट कर देंगे, और उसके बाद फाइनली हम उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसी तरह मैक्सिमम के लिए भी हमने सेम कोड लगाया हुआ है कि अगर हमने ये इसलिए लगाया हुआ है कि हम इसकी रेंज कैलकुलेट कर सकें। रेंज के लिए फिर हमने मैक्सिमम के लिए भी सेम आइटरेट किया, फर्स्ट एलिमेंट को पहले एज्यूम कर लिया है, उसके बाद आइटरेट किया और आइटरेट में मैक्स वैल्यू को अपडेट करते गए और फाइनली उसको मैक्स वैल्यू को रिटर्न कर दिया। उसके बाद यहाँ पे रेंज के लिए हमने +1 पहले डिस्कस किया था, ताकि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू रेंज की आती है वो भी इंक्लूड हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने यहाँ पे +1 लगाया हुआ है। उसके बाद रेंज कैलकुलेट होने के बाद हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने एक एक एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने एक लूप लगाई है जो आइटरेट करेगी सारे एलिमेंट्स के ऊपर। और उसके बाद पहले तो बकेट इंडेक्स इसलिए क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि वो एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे जा रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मुलेशंस कैसे कैलकुलेट किए हैं कि जो भी एरे एलिमेंट है उस एलिमेंट में से मिनिमम वैल्यू माइनस करो, उसको बकेट काउंट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो रेंज से, तो ये उसका पता चल जाएगा कि इंडेक्स क्या है। और अगर वो इस इंडेक्स पे है तो हमने एक मैसेज भी प्रिंट किया है कि एलिमेंट इस इंडेक्स पे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक एक करके बकेट्स के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक तरह से यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे है, जिसमें एक इंडेक्स तो हो गया बकेट इंडेक्स और एक हो गया कि उसका कौन सा एलिमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बकेट साइजेस। बकेट साइजेस के अंदर यानी कि उस बकेट साइज के अंदर बकेट इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 1 2 ऐसे करके, फर्स्ट एलिमेंट 0th इंडेक्स, सेकंड एलिमेंट 1 इंडेक्स। तो इसलिए हमने बाद में प्लस प्लस भी इंक्लूड, और एक एक करके उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंगली उस एलिमेंट को हमने वहां पे ऐड कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया। जब हमारे पास ये सारे एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसके बाद हमने यहाँ पे इनको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए भी मैंने अलग से कोड बनाया हुआ है यहाँ पे फंक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक एक करके एक बकेट काउंट से लेके हम इंडिविजुअल बकेट्स को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने वो लिखा है, और इंसर्शन के लिए इंडिविजुअल बकेट्स को सॉर्ट करना है। उसके बाद बकेट्स और बकेट साइजेस नाम की जो हमने एरे डिस्कस की है वो पास करनी है, ठीक है। और ये लूप चलेगी बकेट काउंट तक। उसके बाद हमने इंसर्शन सॉर्ट का कोड लगाया हुआ है। ये कोड हमारे पास पहले से ही हमने डिस्कस कर चुके हैं हमारी इंसर्शन सॉर्ट की वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये इंसर्शन सॉर्ट का कोड लगाया हुआ है, जिसके अंदर हमने
सबसे पहले की एलिमेंट एज्यूम कर लिया है, फिर उसके बाद हमने उसको अप्रोप्रिएट पोजीशन पे डालना है। क्या होता है कि हमारी लिस्ट दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, सॉर्टेड अनसॉर्टेड। हम अनसॉर्टेड में से उठा के उस सॉर्टेड एलिमेंट में उसकी इसकी जगह पे डालते हैं। तो ये शिफ्टिंग परफॉर्म हो रही है और फाइनली उस एलिमेंट को इंसर्ट किया जा रहा है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कैसे होता है। आगे चलते हैं कि जब हमारे पास वो सॉर्टिंग होके यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे देखें इंसर्शन सॉर्ट हो गया, तो लास्ट स्टेप क्या होता है, कंकैटिनेट करना। कंकैटिनेट ताकि हमारे पास ओरिजिनल एरे आ जाए। तो इसके लिए हम कंकैटिनेट कैसे करते हैं, उसके लिए भी मैंने अलग से फंक्शन बनाया। मैंने ये भी बताया था कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम इंडिविजुअल बकेट्स के एलिमेंट्स को कंकैटिनेट करने के लिए पहले एक बकेट को उठाएंगे, फिर दूसरी को, एंड सो ऑन। तो इसलिए टोटल बकेट काउंट के ऊपर आइटरेट करना है, तो यहाँ पे हमने बकेट काउंट लिया हुआ। उसके बाद हम एक एक करके बकेट साइजेस के ऊपर आइटरेट करेंगे और उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, जैसे कि यहाँ पे दिखाया, उसको हम वहाँ पे इंडेक्स में ऐड करते जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे, और वैसे भी देखेंगे जो बकेट साइजेस के अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर्ड होंगे, तो फर्स्ट बकेट के एलिमेंट्स पहले आएंगे, फिर सेकंड एलिमेंट्स, फिर थर्ड, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ओरिजिनल एरे में हम यहाँ पे डालते जाएंगे और उसका इंडेक्स जो बाय डिफॉल्ट 0 हमने इनिशियलाइज किया और उसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, फाइनली हमारे पास ये जो रिजल्टिंग एरे होगी, और फाइनली यहाँ पे हमारे पास ये जो बकेट सॉर्ट के सारे स्टेप्स हो गए। ठीक है, अब इन स्टेप्स के बाद हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो एक बार हम इसको चला के देखते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। हाँ, यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल एरे थी 10, 10 को हमने 1 में डाला। ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सट्रीम 10 है वो भी हम बकेट 1 में डाल रहे हैं कि 0 और 1 में 1 आएगा, 7 को भी 1 में, 19 को 3 में। तो इस तरह से ये जो हमने कैलकुलेशंस की है, मैंने आपको बताया था कि ये बकेट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी, मैं आपको दिखाता हूँ वो स्टेप। हाँ, बकेट इंडेक्स, ये बकेट इंडेक्स की कैलकुलेशन ये वाली जो है, और ये जो मैसेज आ रहा है एलिमेंट इनटू बकेट, ये वाला मैसेज है जो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ मैंने शो करने के लिए बताया है कि वो एलिमेंट्स कौन कौन सी बकेट्स में इंडिविजुअली जा रहे हैं, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, सारे बकेट्स में कोई ना कोई एलिमेंट जा रहा है 0 से 4 के बीच में। उसके बाद ये जो हमारे पास फाइनली रिजल्टेड आ रही है, तो बकेट सॉर्ट परफॉर्म होने के बाद ये हमारे पास गिवन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसको कोड को एक बार आप दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे हमने बकेट सॉर्ट को फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन के अंदर हमने ये स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हमने पहले बताया था कि हमारे पास एक बकेट साइजेस नाम की हमने एरे ले लेनी है, ठीक है, और एक बकेट्स नाम की एरे ले लेनी है, वो 2 डायमेंशनल होगी। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उनको सॉर्ट करना है, फिर उनको कॉन्कैटिनेट करना है। ठीक है, जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हमें एक तो मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए और उसके लिए रेंज पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने रेंज के लिए भी मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन बनाया, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम इसलिए बनाया कि हम रेंज कैलकुलेट कर सकें। मिनिमम हमने बनाया, फिर हम उसकी बात करें कि हमने रेंज भी बनाया है, और रेंज में +1 ऐड करना जरूरी है क्योंकि हमारे पास 10 उसी रेंज में आ जाए। फिर जैसे 10 है वो सेकंड नंबर बकेट में आए, 5 फर्स्ट में आया, एंड सो ऑन। इसके अलावा हम यहाँ पे बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमने उनको बांट दिया अलग अलग बकेट्स में, और उसके लिए हमने मैसेज डाला कि कौन सी बकेट में जा रहा है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बाद में हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट के लिए हमने एक एक करके बकेट्स के ऊपर सॉर्टिंग करनी है, तो इसलिए हमने एंड में यहाँ पे ओरिजिनल एरे नहीं, यहाँ पे बकेट काउंट के ऊपर सॉर्ट किया हुआ। उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट कॉल किया। इंसर्शन सॉर्ट का हमने अलग से एल्गोरिदम बनाया हुआ है, अलग अलग फंक्शंस बनाए हुए हैं। तो ये फंक्शंस बना के आपको एक आइडिया होगा कि हमारी ये जो कोड है वो बहुत ही इजी लगना है, और इसको कल को क्लास में भी कन्वर्ट करना हो तो हमारे लिए बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सॉर्ट कर दिया है, और उसके बाद फाइनली कंकैटिनेट किया है। तो कंकैटिनेट करने के लिए हम यहाँ पे इसको परफॉर्म करेंगे, और इसमें हमने यहाँ पे कंकैटिनेट कैसे किया कि हम एक एक बकेट का उठा के उसको सॉर्ट करते हैं, और सॉर्टेड तो हो चुकी है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे उसको कंकैटिनेट कर दिया। तो इस तरह से ये काम करता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि कैसे काम करता है, और फाइनली हमने प्रिंट एरे के साथ उनको प्रिंट कर दिया। ओके, नाउ इस कोड को हमने सेम कोड को विद द हेल्प ऑफ क्लासेस डिस्कस किया है। तो इसमें हमारे पास जो अलग अलग फंक्शंस बनाने का ये एडवांटेज होता है कि कल को क्लास में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बकेट सॉर्ट नाम की एक
ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, बकेट सॉर्ट क्लास ले लिए और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू बकेट सॉर्ट को कॉल किया। तो यहाँ पे मेरे पास ये बकेट सॉर्ट, पहले मैं आपको क्लास दिखाता हूँ। ये जो क्लास है हमारे पास, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये बकेट सॉर्ट क्लास है। इसमें बाकी सारे जो मेंबर्स हम फंक्शंस जो हमने बनाए थे उनको मैंने इसमें प्राइवेट में डाल दिया, क्योंकि इसको बकेट सॉर्ट ने ही कॉल करना है। तो ये सारे कोड मैंने सीधे सीधे उठा के, जैसे कि मैंने आपने बताया था फाइंड मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम, इंसर्शन सॉर्ट, ये जो अलग अलग कोड थे मैंने सारे वहां से पिक किए और यहाँ पे पेस्ट किए और ये सेम टू सेम उनका कोड है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया हुआ, बस मैंने एक बार ही वहां पे कोड अच्छी तरह बना लिया। तो इस तरह से C++ में अगर कोड को कन्वर्ट करना है तो कोई इतनी बड़ी मदद नहीं होती अगर हमें ये टेक्निक्स पता हो। उसके बाद हम बात करें कि कंकैटिनेट भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इन सारों को हमने बकेट सॉर्ट के अंदर कॉल करना है। तो बकेट सॉर्ट के अंदर जैसे वो सेम स्टेप्स थे, हमने डिस्ट्रीब्यूट का अलग से बनाया, सॉर्ट का अलग से बनाया, कंकैटिनेट का बनाया और फाइनली हमने प्रिंट एरे को भी एक फंक्शन बाहर बना लिया। ठीक है, ये हमने सिंपल इसको प्रिंट करने के लिए है। तो ये हमारे पास वही, देखो स्टेप्स बहुत ईजी हो जाते हैं अगर हम यही सारा कुछ करें। तो यहाँ पे हमारे पास ये इनपुट एरे है जिसको हमने सॉर्ट कर दिया है और सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने इसका बकेट सॉर्ट नाम का एल्गोरिदम फंक्शन बनाया हुआ है और इसका ये मेथड है इस क्लास का जिसको हमने कॉल कर लिया है और इस मेथड को हमने पब्लिक दिया। बाकी सारे क्योंकि इसके इंटरनल मेथड्स है, बाहर से हमें कॉल नहीं करने, तो इसलिए हमें उनको प्राइवेट दे दिया। तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये देखिए ये सेम कोड है, हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। ओरिजिनल एरे है हमारे पास, हमने ये भी प्रिंट कर दिया किस पर्टिकुलर बकेट में एलिमेंट्स जा रहे हैं और फाइनली हमारे पास सॉर्ट होने के बाद वो कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्लासेस के केस में काम करता है। ओके, अब हम बकेट सॉर्ट का वो केस करते हैं जिसके अंदर हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दिए गए हैं और वो रेंज 0 और 1 के बीच में, यानी कि हमने जो सॉर्टिंग करनी है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की करनी है। तो अज्यूम करो कि हमारे पास एक इनपुट एरे है जिसमें हमने कुछ नंबर्स लिए हैं। ये मैंने 2 डिजिट्स नंबर लिए हैं, ये आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 3 डिजिट 4 डिजिट जितने भी आपके, डिपेंड करता है जो नंबर्स आपने सॉर्ट करने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के। और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इंटीजर्स के केस में भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, क्योंकि नहीं तो सारे एक ही बकेट में या उसमें कंसंट्रेट होंगे जिससे हमारी ओवरहेड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एरे लेंगे 10 बकेट्स का, यानी कि हम 10 बकेट्स को शो करने के लिए एक एरे लेंगे जिसमें उसका साइज 10 होगा और हम ईच बकेट में एक लिंक लिस्ट को मेंटेन करेंगे। और क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट मेंटेन करनी है तो इसलिए हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया नल पॉइंटर के साथ, ताकि वो इंडिकेट कर सके कि इनिशियली वो एम्प्टी है। ठीक है, तो इसमें हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास नंबर ऑफ बकेट्स 10 है और हमने यहाँ पे इसको बकेट्स को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, क्योंकि इसने हर एक को लिंक लिस्ट मेंटेन करनी है तो वो एक नोड्स को स्टोर करेगा, तो इसलिए डाटा टाइप हमने यहाँ पे लिख दिया नोड स्टार और इनिशियली हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है नल पॉइंटर के साथ। तो आगे चलते हैं, इसमें हम एक हमने इलस्ट्रेशन बनाई है जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने बकेट्स ले ली जिसका साइज 10 है। अब इसके अंदर क्योंकि हमने एक लिंक लिस्ट मेंटेन करनी है हर इंडिविजुअल बकेट के अंदर, तो इसलिए हमने एक यहाँ पे इनिशियली इसको डाटा टाइप, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे क्या रखी हुई है नोड स्टार, क्योंकि ये जो नोड टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करेगा लिंक लिस्ट के। तो इसलिए यहाँ पे हमने सबको इनिशियलाइज कर दिया है क्रॉस के साथ जो इंडिकेट कर रहा है नल पॉइंट। अब हमने जब इसमें एलिमेंट्स डालने एक एक करके, जैसे कि सबसे पहले मैं एलिमेंट डालूंगा 0.89। ठीक है, तो हम इसको पुट करेंगे हर एक बकेट में। तो कैसे करेंगे, हम आइटरेट करेंगे गिवन एरे के ऊपर, जैसे कि हमारे पास ये ओरिजिनल एरे है इनपुट एरे, इसके ऊपर हम आइटरेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स। अब इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए कि किस बकेट में जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट को नंबर ऑफ बकेट्स के साथ। जैसे कि 0.89 है तो हम उसको, यहाँ पे नंबर ऑफ बकेट्स की गिनती है 10, तो हमारे पास आ जाएगा 8 9। तो हम इसके इस पार्ट के अंदर यानी कि 8th इंडेक्स वाली बकेट के अंदर हम इसको डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट अ न्यू नोड एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। हाँ, अब इसमें जब हमने ऐड करना है तो मान लो हमारे पास एक नया नोड ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये जो नया नोड होगा इसमें कोई वैल्यू डालेंगे, लेट अस से अब इसमें आ जाएगी 0.89 और एक इसका जो बाय डिफॉल्ट जो पार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट वो नल होगा और इसको हम यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से ये एलिमेंट्स यहाँ पे एक एक करके हम हर बकेट में डालेंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसका जो कोड होगा वो हम आप देखते हैं, एक बार इसको मैं रब कर दूं और आपको कैसे शो करते हैं।
यहाँ पे हर बारी वो बिगनिंग पे इंसर्ट होगा, यानी कि हम वो कोड चलाएंगे जो लिंक लिस्ट के बिगनिंग पे इंसर्ट करता है। जैसे 32 आ गया, 32 के बाद हमने यहाँ पे डाला, नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 53, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि हम बिगनिंग पे इंसर्ट कर सकें। यहाँ पे बस नोटिस करना है कि जब बिगनिंग पे इंसर्ट होगा, इसका जो लिंक पार्ट होगा वो भी अपडेट होगा और वो नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट आउट करेगा। तो इस तरह से हमने एक एक करके यहाँ पे शो किया है कि बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, हर बकेट की एक अपनी लिंक लिस्ट है और उसको मेंटेन कैसे किया जा रहा है एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे हम मल्टीपल नोड्स जो उनकी मल्टीप्लाई करके उसके नंबर ऑफ बकेट्स के साथ यहाँ पे उसको इंसर्ट कर रहे हैं। अब इसका जो कोड देखते हैं हम कि कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि बकेट इंडेक्स कैलकुलेट किया हुआ है हमने, कोई भी एरे एलिमेंट है उसको 10 के साथ यानी कि नंबर ऑफ बकेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर हमने इंसर्ट कोड का एक अलग से फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हम क्या डालेंगे उस पर्टिकुलर बकेट के अंदर उस एरे एलिमेंट को। तो इसलिए वो बकेट की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए और एक एरे एलिमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करने वक्त हमने कहाँ पे इंसर्ट करना है, हमें हेड उस पर्टिकुलर बकेट की हेडर नोड को इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमने बाय डिफॉल्ट उसको हमने हेड पे इंसर्ट करना, और वो जो वैल्यू है क्योंकि हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिए तो इसलिए हमने इसकी डाटा टाइप फ्लोट ले लिए। तो हमने सबसे पहले एक न्यू नोड क्रिएट किया जिन्हें हमने न्यू ऑपरेटर के साथ यूज किया हुआ है, और इसके अंदर वो वैल्यू डाल दी है जो हमने इनिशियलाइज करनी है, यानी कि फ्लोट की ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि ये न्यू नोड की टाइप क्या होगी, उसी तरह का नोड है, तो इसलिए हमने नोड स्टार लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि स्टार हमने इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब इसका तो हम जो पॉइंटर वेरिएबल है, तो इस केस में हम इसका नेक्स्ट पार्ट को हमने ये डिस्कस किया हुआ है एरे ऑपरेटर कैसे और कब काम करता है। तो न्यू जो नोड हमने क्रिएट किया उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हेड बन जाए, और हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। तो इस कोड के साथ हम एक एक करके यहाँ पे वो डालते रहेंगे, यानी कि न्यू नोड जो हम डालेंगे उसके लिए इंसर्शंस कैसे होनी है। तो इस तरह से एक एक करके हम सारे के सारे नोड्स को एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट विद इन अ पर्टिकुलर बकेट इंसर्ट करेंगे। अब आगे चलते हैं कि हमने हर बकेट में जब इंसर्ट कर लिया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनको सॉर्ट करना। तो सॉर्ट करेंगे ईच बकेट को इंडिविजुअली। ठीक है, इसके लिए हमने कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट लिया है, नहीं तो हम रिकर्सिवली बकेट सॉर्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इंडिविजुअल जो भी है फर्स्ट नोड को देख के उसकी करेक्ट प्लेस पे हम डालेंगे विद इन द सॉर्टेड लिस्ट। तो इसके लिए हम सबसे पहले, अगर तो हमारे पास पहले से सॉर्टेड लिस्ट पड़ी हुई है और वो जो सॉर्टेड लिस्ट हमने एज्यूम की है इनिशियली एम्प्टी है, या जो करंट नोड है वो सारों इंफॉर्मेशन से जो है वो लेस है, तो उस केस में हमारे पास बिगनिंग पे इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि हम अगर हमारे पास वो लिस्ट एम्प्टी है या फिर वो जो डेटा पार्ट है वो उससे फर्स्ट नोड से कम है, तो उस केस में हम उसको, हमने क्योंकि इंसर्ट एट द बिगनिंग करना है तो इसलिए हम यहाँ पे चेक वी फर्स्ट करंट नोड मतलब इक्वल टू द फर्स्ट नोड से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम उस केस में अगर वो फर्स्ट नोड से छोटा है तो उसको हम बिगनिंग में इंसर्ट कर देंगे। अदरवाइज इफ द करंट नोड डाटा इज ग्रेटर देन द देन वन, मतलब अगर मान लो जो करंट नोड है उससे वो बड़ा है तो हम उसको कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, लास्ट नोड पे। ये चीज का ध्यान रखना है। और नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको हम पहले सर्च करेंगे और उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे जब हमें मिल जाएगी तो हम उसको बेस्ड ऑन द करंट नोड यानी कि करंट नोड के साथ कंपेयर करते हुए तो हम उसको वहां पे करंट नोड को हिसाब से वहां पे उसको इंसर्ट कर देंगे जो भी उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन मिलती है। तो इसका कोड भी आप यहाँ पे देखें, तो इसलिए मैंने एक सॉर्ट बकेट नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हर एक की इंडिविजुअल बकेट्स जाएंगी। ठीक है, और नंबर ऑफ बकेट्स भी जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में आप यहाँ पे ये कोड देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एक सॉर्टेड लिस्ट एज्यूम किया है। ठीक है, और उसको इनिशियलाइज कर दिया है नल पॉइंटर के साथ। ठीक है, यानी कि सॉर्टेड है और लिस्ट है क्योंकि, तो इसलिए मैंने नोड स्टार लिखा हुआ है। ये इंसर्शन सॉर्ट भी एक हेड इंफॉर्मेशन करंट नोड के ऊपर काम करेगा, तो इसलिए एक एक करके यहाँ पे वो पर्टिकुलर बकेट के ऊपर काम करेगा। तो यहाँ पे ये इसका भी जो डाटा टाइप है नोड स्टार होगा और ये रिटर्न भी हमें वो वैल्यू देगा जो कि एक नोड होगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कि अगर वाइल हेड यानी कि उसके अंदर एलिमेंट्स है तो हम करंट नोड को एज्यूम करेंगे हेड बन गया, यानी कि हेड इज करंट नोड जो है वो हेड के बराबर हो गया, और दोनों की डाटा टाइप ये है तो हमने करंट नोड की ये डाटा टाइप लिखनी ही पड़ेगी। उसके बाद हम हेड इज इक्वल टू एक एक करके आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे अपडेट विद द नेक्स्ट एलिमेंट। अब इस केस में हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट जो हमने एज्यूम किया शुरू में हमारे पास खाली पड़ी हुई है, या फिर जो डेटा पार्ट है नए नोड का यानी कि जो हमने करंटली
ऐड किया, यानी कि करंट डाटा जिसको हमने एज्यूम किया और जो ऑलरेडी इस लिस्ट में पड़ा हुआ है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर तो ये बड़ा है तो इंसर्ट एट द बिगनिंग, और बिगनिंग के लिए क्या होता है, जो करंट नोड का नेक्स्ट पार्ट है वो सॉर्टेड बन जाए, क्योंकि सॉर्टेड लिस्ट इनिशियली या तो एम्प्टी होगी, तो एम्प्टी होगी तो सॉर्टेड बन जाएगा, और सॉर्टेड इज इक्वल टू करंट। तो सॉर्टेड नाम की हम एक लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं, जिसका जो यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे पास वो एलिमेंट जो भी इस बकेट में से होगा, ये जब हम कहते हैं सॉर्ट करेंगे उस पर्टिकुलर बकेट के अंदर, तो वो एक एक करके यहाँ पे वो वैल्यू हो जाएगी। जैसे मान लो 0.89 वाली है, तो 0.89 के आगे कुछ नहीं था, तो इसलिए अकेली वो ऐड हो जाएगी सॉर्टेड लिस्ट में। तो इस तरह से वो इंडिविजुअली सारी एक एक करके सॉर्ट करेगा। ये तो हो गया जब उसने इंसर्ट करना है नोड एट द बिगिनिंग, ठीक है, इस कोड को वो फॉलो करेगा एट द बिगिनिंग। और इसी तरह अगर तो वो क्या कहते हैं, मतलब उससे बड़ा है, जैसे कि इफ के बाद हमने यहाँ पे एल्स, और एल्स के बाद हमने इसके अंदर ही कंडीशन लगाई, पर एल्स में हमने एक और चीज क्या देखा है कि अगर तो वो पर्टिकुलर सर्च करके डालना चाहता है तो उसको वो पहले सर्च करेगा, यानी कि वो आगे चलेगा और उसके साथ वो कंपेयर करेगा नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। जब उसकी करेक्ट पोजीशन मिल जाएगी तो वो उसको आगे करके मूव करता रहेगा जब तक मिलता नहीं है, और जब उसको मिल जाएगी यानी कि वो सर्च नेक्स्ट पे वहां पे इंसर्ट कर देगा, यानी कि दिस, तो इंसर्ट एट द एंड कर देगा उस पर्टिकुलर, यानी कि उस एलिमेंट के बाद इंसर्ट कर देगा अगर वो एलिमेंट जिससे करंट नोड है वो उससे छोटा है, तो उस केस में वो उसके नेक्स्ट जगह में, तो क्योंकि हमने सॉर्टेड लिस्ट मेंटेन करनी है तो एंड में हमें हर एक की इंडिविजुअल सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। तो क्योंकि उसके अंदर भी पॉइंट नोड्स होंगे तो इसलिए इसकी रिटर्न टाइप भी नोड स्टार है। तो अब आगे चलते हैं कि हमने जब इसको सारा को सॉर्ट भी कर लिया तो अब हमने इंडिविजुअल बकेट्स को मर्ज करना है, तो उसके लिए हमने मर्ज नाम का एक कोड बनाया हुआ है। अगेन ये इसमें मर्ज करने के लिए यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, एक ओरिजिनल एरे हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, एक हमारे पास उसमें बकेट्स वाला होनी चाहिए एरे, और एक नंबर ऑफ बकेट्स हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसलिए आइटरेट करेंगे ईच बकेट के ऊपर, यानी कि ओरिजिनल जो हमने बकेट्स बनाई हुई हैं इंडिविजुअल, तो उनको एक एक करके हम उनके ऊपर आइटरेट करेंगे, यानी कि फर्स्ट बकेट को देखेंगे खाली है तो ठीक है, नहीं तो अगली पे चलेंगे, ऐसे इस तरह से, और अगर है तो वो हम एक पहले उनके अंदर कंटेंट्स जो है उनको मर्ज की वाली करंट में एरे ओरिजिनल एरे में डालते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हम इनिशियली उसको पॉइंट आउट कर लेंगे करंट पॉइंटर के साथ, तो हम उसको करंट मतलब वो भी एक लिस्ट ही है, लिंक लिस्ट ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे शो करा हुआ। तो हमने यहाँ पे एक तरह से विद इन ईच बकेट हम आइटरेट करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं, तो कॉपी करेंगे डाटा एलिमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो व्हाइल करंट, यानी कि जब तक है उस वक्त हम एरे के इंडेक्स के ऊपर वो एलिमेंट का डाटा डाल देंगे, और उसकी तरह हम टेम्प बना के उसमें करंट को पॉइंट आउट करके आगे आगे उस पर्टिकुलर, यानी कि ये उस पर्टिकुलर बकेट के अंदर आगे मूव करने के लिए, विद इन बकेट के लिए, ठीक है, विद इन बकेट के मूव करने के लिए ये वो कोड लिखा हुआ। फाइनली हम जो मेमोरी एलोकेट की है नोड को, यानी कि टेम्प को, जैसे कि यहाँ पे की है, अब इसको आगे हमें डी एलोकेट भी करना होता है क्योंकि मेमोरी लीक का इशू ना आ जाए, तो ये हमने यहाँ पे इसको डी एलोकेट भी कर दिया है। अभी हमारे पास कोड है जिसके अंदर हमने वही परफॉर्म किया जो अभी हमने एल्गोरिदम्स में स्टेप्स डिस्कस किए हैं, ये C++ पे बनाया गया। एक तो हमने काउंट कर लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फिर हमने प्रिंट एरे बनाया हुआ है जो कि ओरिजिनल एरे और सॉर्टेड एरे को प्रिंट करेगा। तो यहाँ से कोड शुरू हो रहा है कि बकेट सॉर्ट को कॉल हुआ और उसको एरे पास हो गया। अब यहाँ से कोड जब जाएगा तो यहाँ पे हमने प्रिंट एरे में आपको पहले दिखा देता हूँ कि हमने आइटरेट करके एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट कराया हुआ है। अब यहाँ पे जब बकेट सॉर्ट पे जाएगा तो बकेट सॉर्ट के अंदर जैसे कि हमने स्टेप्स बताए थे, एक तो उसको एरे मिलेगा, जैसे कि हमें मालूम है एरे पास करने वक्त नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पास करने जरूरी होते हैं। फिर हमने नंबर ऑफ बकेट्स अज्यूम किए थे 10, ठीक है, और हर को हमने एक लिंक लिस्ट की तरह मेंटेन करना है और उसके इनिशियली हमने इसको सेट कर देना नल पॉइंटर। फिर एक एक करके जब हमने उस बकेट्स में एलिमेंट डालने हैं तो उसके लिए हमने इंसर्ट नोड नाम का फंक्शन डाला था। तो इसमें हमने बकेट इंडेक्स फाइंड करने के लिए जो भी एलिमेंट था उसको 10 से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बकेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। फिर वो इंडिविजुअली बकेट्स को हमने एक एक उसकी अप्रोप्रिएट बकेट में इंडेक्स में स्टोर करना है, तो इसलिए हमने बकेट्स इंडिविजुअल बकेट्स में स्टोर करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट नोड बना के इसके अंदर एक एरे पास की है, एरे का एलिमेंट सॉरी पास किया है, और इस केस में साथ में वो बकेट कौन से इंडेक्स में जाएगा। अब यहाँ से वो कोड कहाँ करेगा कि यहाँ से वो इंसर्ट वाले कोड पे जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने इंसर्ट का कोड बनाया हुआ है। हाँ, तो इसमें हमने एज्यूम किया है कि एक सॉर्टेड नाम की हमारे ये तो सॉर्ट है इंसर्ट कोड, हाँ इंसर्ट नोड ये हमने बनाया हुआ है। तो ये इंसर्ट नोड बनेगा, इसके अंदर वो एक एक करके
एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट हमने इंसर्ट करना है, तो इसलिए न्यू नोड पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके हेड को अपडेट करेंगे, ठीक है, और हेड क्या बन जाएगा, न्यू नोड, यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट हमने इस तरह से इंसर्ट कर दिया। उसके बाद जब हमारे पास वो नोड यहाँ पे इंसर्ट हो गया तो हमें क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है। अब हमने यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक के साथ यहाँ पे सॉर्ट किया हुआ, तो इसलिए हमने सॉर्ट बकेट नाम का फंक्शन बनाया हुआ। अब ये बकेट्स को एज्यूम करेगा, इंडिविजुअल बकेट को सॉर्ट करेगा, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ बकेट्स और बकेट्स इंडिविजुअल को सॉर्ट करने के लिए हमने इन दोनों को पास किया है। अब इसमें यहाँ पे कोड देखें, इंसर्ट के लिए जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, इंसर्शन सॉर्ट, जैसे कि ये हमने कोड लिखा, तो इसके अंदर इंडिविजुअल बकेट्स के लिए सबसे पहले हेड से स्टार्ट करेंगे। हमने एज्यूम किया कि वो सॉर्टेड है, तो उस केस में हमने एक सॉर्टेड लिस्ट मेंटेन कर ली है, तो न्यू लिंक लिस्ट हमने बनाई है टू स्टोर द एलिमेंट्स, हमने इनिशियलाइज कर दिया है नल पॉइंटर के साथ। अब जब तक उसके अंदर एलिमेंट्स हैं हम उसको ट्रावर्स करते जाएंगे और उसकी वैल्यू को देके हम उसको सॉर्ट करते जाएंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया है करंट नाम का नोड है, ठीक है, जो कि हम हेड ऑफ द लिंक लिस्ट को सेट कर देंगे। तो हमने करंट नोड को हेड सेट कर लिया। अब हम हेड को नेक्स्ट बना लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट या तो खाली है या उसका जो हमने सॉर्टेड लिस्ट में डाटा पड़ा हुआ है वो बड़ा है जो करंट एलिमेंट के साथ है। अगर तो वो बड़ा है तो यानी कि एलिमेंट कहाँ पे आएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। तो हमने इसको करंट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉर्टेड कर देना है, और सॉर्टेड यानी कि सॉर्टेड का समझ लो कि हेड की तरह। यहाँ पे अगर आपको याद होगी इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, क्योंकि लिंक लिस्ट का नाम यहाँ पे सॉर्टेड है तो इसका हो जाएगा करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू सॉर्टेड एंड सॉर्टेड इज इक्वल टू करंट। तो इस तरह से अगर तो वो वैल्यू छोटी है या सॉर्टेड लिस्ट इनिशियल खाली है तो वो इंसर्ट कर देगा एट द बिगिनिंग, नहीं तो वो उसको पहले सर्च करेगा। अगर वो सर्च करने के लिए हमने एज्यूम किया है कि हमने एक नोड बना ली है जिसका सर्च नेक्स्ट है और उसको इनिशियलाइज कर दिया है सॉर्टेड। अब उसमें वो नेक्स्ट पे जाता जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट अगर है और अगर उसकी वैल्यू जो है जो बड़ी है, जैसे कि अगर हमारे पास छोटी है, तो अगर नेक्स्ट वाले यानी कि उस लिस्ट में वो वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब करंट नोड की वैल्यू बड़ी है, फिर उसको आगे जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने आगे मूव करने के लिए लिखा हुआ है सर्च इज इक्वल टू सर्च नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा तो हम करंट नेक्स्ट के अंदर सर्च नेक्स्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है, और जब वो रुक जाएगा तो सर्च नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट, ठीक है। इस तरह से हम उसको एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर देंगे, यानी कि करंट इंडेक्स के बाद में। तो ये वो केस है जब हमारे पास जो करंट वैल्यू जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो जिसमें सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू छोटी है और करंट वाली बड़ी है, तो उसको एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट वहां पे इंसर्ट हो जाए। तो इस तरह से हम उसको जब सॉर्ट कर लेंगे तो सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, उसको मर्ज करेंगे। तो मर्ज के लिए हमने अलग से कोड बनाया हुआ है। अब इसमें मर्ज करने के लिए ओरिजिनल एरे का रिजल्ट चाहिए उसमें, तो हमने एरे बकेट्स कितनी है टोटल और नंबर ऑफ बकेट्स और उस बकेट्स को हमने पास करना है। तो उस बकेट्स के ऊपर हमने एक एक करके स्कैन करके इंडिविजुअल बकेट्स को हमने मर्ज करना है। तो इसके लिए हमने मर्ज को बकेट्स का कोड बनाया हुआ, फ्लोट नाम का हमने एरे ले लिया है, बकेट्स का हमने वन डायमेंशनल एरे जो उसके अंदर हमने लिया हुआ है, और उसके अंदर यहाँ पे हमने नंबर ऑफ बकेट्स भी पास कर दी। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टार्ट करना है, हमने अज्यूम करना है कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट 0 से, तो क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बकेट्स में हमने मूव करना है तो हमने आइटरेट किया है हमने नंबर ऑफ बकेट्स के ऊपर। करंट नोड को हमने मार्क कर लिया है, एक एक करके हम उठाएंगे जब तक करंट नोड एम्प्टी नहीं हो जाता। हम एरे के इंडेक्स को प्लस करते रहेंगे, करंट नोड उसमें डालते रहेंगे डाटा पार्ट सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह से हम टेम्प नोड बनाएंगे, उसमें आगे मूव करेंगे एक एक करके जब तक करंट जो है और करंट को अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से आगे मूव करता रहेगा और फाइनली हम उसको डिलीट भी कर देंगे। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो फाइनली हमारे पास वो जो रिजल्ट आएगा यहाँ से, वो हमारे पास जो ओरिजिनल एरे है ये इस केस में वो अपडेट हो जाएगी और वो हमें प्रिंट कर देगा। तो इसको एक बार चला के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। लेट्स सी। तो ये देखिए कि हमारे पास जो ओरिजिनल बकेट थी उसके अंदर जो कंटेंट्स ओरिजिनल एरे थी उसको फिर हमने बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके फिर उसको हमने यहाँ पे इंडिविजुअली सॉर्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये काम करता है। ये आपने कोड देख लेना, एक थोड़ा सा इसमें लिंक लिस्ट है तो इसलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि और उसके स्टेप्स वही हैं जो हमने इंटीजर्स के केस में किए थे। तो यहाँ पे अगर हमने लिंक लिस्ट के थ्रू करना हो और अगर लिंक लिस्ट मेंटेन किया तो वो इस कोड के साथ होती है। ओके। अब
अब अगर आपके पास इतने लिंक लिस्ट वाला इश्यूज आ जाते हैं कि अगर आप लिंक लिस्ट का कोड थोड़ा सा हैंडल करने में आपको मुश्किल आ रही है, तो आप जो इंटीजर्स के केस में कोड यूज किया है हम उसके साथ भी ये काम कर सकते हैं, सॉर्टिंग ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो यहाँ पे आप वही कोड मैंने यूज किया है जिसके अंदर हम ये सॉर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वही कोड जो हमने इंटीजर्स के केस में लिया है। तो यहाँ पे जब हम बकेट सॉर्ट को कॉल करते हैं तो यहाँ पे वही सेम स्टेप्स हैं कि जैसे कि आपने देखा कि हमने बकेट सॉर्ट में मैक्सिमम साइज हमने 10 एज्यूम किया, बस ये उससे फर्क यहाँ पे है कि हमारा जो साइज है बकेट्स का वो पहले से प्री डिफाइंड है, और इसके अंदर हमने मैक्सिमम बकेट्स को इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने उनके एलिमेंट्स को यहाँ पे शो किया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि कहा गया था, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सॉर्ट कर दो और सॉर्ट करने के बाद मर्ज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे वही कोड है, बस यहाँ पे इनिशियली क्या डिफरेंस है वो इंटीजर वाले केस के साथ कि यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बकेट्स हैं वो प्री डिफाइंड है और इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो अगला यहाँ पे कोड देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे मैक्सिमम का कोड बनाया हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं फाइंड मैक्सिमम। ठीक है, ये फाइंड मैक्सिमम कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हमने उसके बाद क्या किया हुआ है कि हमने एक आइटरेट की है लूप। ठीक है, उसमें हमने थोड़ा सा रेंज भी कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे हमने सिंपल मैक्स बकेट के साथ काम करा लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने मैक्स बकेट के साथ काम करा लिया। उसके बाद हमने मैक्स वैल्यू डिटर्मिन करने के बाद यहाँ पे वो वैल्यू सेंड करनी होती है क्योंकि हमें साइज पता चल जाए। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट इनटू बकेट्स का कोड बनाया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट इनटू बकेट्स का कोड हमारे पास ये है जिसमें हम इंडिविजुअली उसको बकेट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें कौन सी बकेट में डालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला बकेट इंडेक्स फाइंड करने का हमने बताया था कि इसको कैसे फाइंड करना है। उसके बाद हमने बकेट्स के अंदर वो एरे एलिमेंट डाले हुए हैं, यानी कि एक एक करके एलिमेंट को उस पर्टिकुलर बकेट में हमने डाल दिया है। जब वो बकेट्स के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी कि हम उसके अंदर हर बारी उसका इंडेक्स बकेट का यहाँ पे प्लस कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जब वो एलिमेंट उसमें मर्ज हम हो जाते हैं तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट के बाद उसको सॉर्ट करते हैं इंसर्शन सॉर्ट के साथ। तो यहाँ पे हमने इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वही कोड है जो अगर आपने इंटीजर्स का देखा हो तो उसके अंदर यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है। अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पे। उसके बाद सॉर्ट करने के बाद उनको मर्ज करना है, तो मर्ज करने के बाद ये कॉन्कैटिनेट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे कि मर्ज करेंगे। तो मर्ज का कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके अंदर वो एक एक पर्टिकुलर कंटेंट्स को जो हमारे पास बकेट्स में पड़े हुए हैं, तो इसलिए आइटरेट करेगा मैक्सिमम बकेट्स के ऊपर और उसके एरे इंडेक्स के अंदर यहाँ पे वो वैल्यूज को अपडेट करता रहेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स पर बार बार हर फर्स्ट एलिमेंट से लेके जो भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि सारे बकेट्स के ऊपर जब ट्रावर्स कर लेंगे तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और फाइनली वो हमारे यहाँ पे वो वैल्यू हमें रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरह से उसको हम फिर बाद में प्रिंट करा देंगे, प्रिंट का कोड हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे वो बकेट्स एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएंगी। तो इसको भी हम एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये देखिए कि हमारे पास ये करेक्ट आउटपुट आ गई है। ठीक है, ये नंबर्स हमारे पास सॉर्टेड हो गए हैं। तो इस तरह से ये बकेट सॉर्ट अगर आप लिंक लिस्ट के बगैर वाला करना चाहते हैं तो यही कोड है जिसके अंदर हमने ये देखिए कि यहाँ पे हमने वो पहले तो अलग सारे कर दिए फंक्शंस अलग अलग, उसके बाद हमने मर्ज बकेट्स, उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट, डिस्ट्रीब्यूट इनटू बकेट्स और फाइंड मैक्सिमम, ये कोड बनाया हो। ओके, है कि बकेट सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो हमने यहाँ पे एक रेफरेंस रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें क्या हम शो कर रहे हैं कि इसका जो ऑर्डर होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो वो कैसे कैलकुलेट किया गया। इट इज टू टाइम टेकन टू डिस्ट्रीब्यूट द एलिमेंट्स। जब हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, जो गिवन एलिमेंट्स हैं उनको हम m बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें उसके बाद हमें सॉर्ट करने का टाइम लगता है, सॉर्टिंग m बकेट्स इंडिविजुअली। तो उसमें हमारे पास ये टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट है और उसकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है तो ओवर m करके। फिर हम बात करें कि अगर हमारे पास कंकैटिनेट करना है तो कंकैटिनेट करने के लिए सॉर्टेड बकेट्स को, तो उसके लिए हमारे पास ये टाइम लगेगा। तो ओवरऑल हम रेकरेंस रिलेशन इसको ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेस्ट केस कब होगा, जब सारे एलिमेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मतलब ऑलमोस्ट सब बकेट्स में बराबर के या उसके आसपास यूनिफॉर्मली, मतलब कुछ एलिमेंट्स तो है ही है, ये नहीं कि सारे स्क्यूड डाटा है जिस करके सारा डाटा एक ही बकेट में। और अगर हम ये भी अज्यूम करें कि हमारे पास सॉर्टेड है हर बकेट के अंदर, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में इन दोनों का साइज n और m
भी बराबर होगा तो हम कह भी सकते हैं ऑफ द ऑर्डर n, यानी कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के आसपास होगा बेस्ट केस में। वर्स्ट केस क्या होगा, जब हमारे पास डाटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा और उस केस में सारा डाटा एक ही बकेट में आएगा, तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी टर्न आउट होगी ऑफ द ऑर्डर n स्क्वायर, ठीक है, वर्स्ट केस में। और अगर एवरेज केस की बात करें तो एवरेज केस में हम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस केस में एवरेज के केस में भी एक लीनियर ऑर्डर में ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अब यहाँ पे हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हमने देखा कि हमने अलग से एक ऑक्सिलरी एरेज ली होती हैं, और इसमें जो हमारे पास n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ये है, और उसके बाद उसका टोटल नंबर m इज द बकेट। तो इस केस में भी हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ द ऑर्डर n ही आती है। तो ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑक्सिलरी एरे के कारण। इसकी इस तरह से हम कह सकते हैं कि बकेट सॉर्ट की ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम अगर बेस्ट केस में बात करें तो लीनियर है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी क्योंकि हमारे पास ऑक्सिलरी एरे की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए उसकी भी कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बकेट सॉर्टिंग। तो सबसे पहले हमारे पास ये एफिशिएंट है जब हमारे पास रेंज ऑफ इनपुट वैल्यूज स्मॉल होती है, ठीक है, ये कंडीशन भी है जिसलिए। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि एफिशिएंट तब होता है, बट यहाँ पे एफिशिएंट हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास जनरली जो रेंज ऑफ इनपुट वैल्यूज जब हम स्मॉल ले लेते हैं तो ये बेटर होता है। फिर ये सूटेबल है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के ऊपर भी काम करता है इन द स्पेसिफाइड रेंज, ठीक है, अनलाइक जो अदर हमने डिस्कस की थी। नो डाउट हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी भी है, तो इसलिए हम ये सूटेबल भी मानते हैं। उसके बाद ये स्टेबल सॉर्ट है। स्टेबल सॉर्ट का एडवांटेज क्या होता है कि हमारे पास जो इक्वल एलिमेंट्स जब आ जाते हैं तो उसका जैसे भी ऑर्डर होगा ओरिजिनल में, तो वो सॉर्टेड में भी वो ही मेंटेन रहता है, यानी कि इट प्रिजर्व्स द ऑर्डर ऑफ द इक्वल एलिमेंट्स, ठीक है, रिलेटिव ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर में पहले इक्वल एलिमेंट में जो पहले आया वो पहले रहेगा और जो बाद में आया वो बाद में रहेगा। तो इसलिए इसको स्टेबल सॉर्ट भी कहा जाता है। उसके बाद ये परफॉर्म करें कि ये इसमें क्योंकि हमारे पास मल्टीपल बकेट्स में हम डिवाइड करते हैं, तो उनको हम कॉन्करेंटली मतलब उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारे पास पैरेलल आर्किटेक्चर यूज हो रहा हो। तो इससे हमारी परफॉर्मेंस रिलेटिवली बहुत मल्टी कोर केस में यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। तो उस केस में कॉन्करेंटली इंडिविजुअल बकेट्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये अडेप्टिव टू द एक्सटर्नल सॉर्टिंग है, क्योंकि हमारे पास मल्टी बकेट्स होती हैं, तो उसको हम क्योंकि एक्सटर्नल सॉर्टिंग आपको मालूम है कि हमने पढ़ा था मर्ज सॉर्ट में कि अगर हमारे पास इतना डाटा ज्यादा है कि वो सारा मेन मेमोरी में नहीं आ सकता, तो इंटरनल सॉर्टिंग नहीं हो सकती, तो उसको हमें एक एक करके या पोर्शंस में लेके आना पड़ता है। तो क्योंकि हमारे पास बकेट्स में डाटा इंडिविजुअली सॉर्ट होने के लिए आ जाता है, तो हम उन बकेट्स को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये अडेप्ट कर जाता है एक्सटर्नल सॉर्टिंग के। इसके अलावा हम यहाँ पे डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। पहली बात, ये आउट ऑफ प्लेस है। इसमें हम इसलिए कहते हैं बिकॉज ओरिजिनल एरे जो होती है वो मॉडिफाई नहीं होती थ्रू आउट द सॉर्टिंग प्रोसेस, तो इसलिए। और उसके अलावा हम यहाँ पे ऑक्सिलरी जो होती है मेमोरी उसके सहारा लेते हैं, तो इसके अलावा यहाँ पे जो ओरिजिनल एरे है वो मॉडिफाई नहीं होती, ठीक है, वो एज सच यहाँ पे हमारे पास चेंज नहीं होती। इसमें नो डाउट हमारे पास ऑक्सिलरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट जरूर होती है, तो इसलिए हम आउट ऑफ प्लेस कहते हैं। फिर ये कहते हैं नॉन अडेप्टिव, ठीक है। ये नॉन अडेप्टिव का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं बकेट्स के अंदर, तो वो एक प्री डिफाइंड बेस के ऊपर होती है, रेंज ऑफ वैल्यूज के बेस के ऊपर, इनपुट एरे के ऊपर। तो क्योंकि हम इसको अडेप्ट नहीं कर सकते कि स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए तो ये उसमें बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो प्री डिफाइंड बेसिस के ऊपर करनी है। किस बकेट में जाएगा, कौन सी उसकी वैल्यूज हैं, उसकी रेंज के ऊपर कितनी बकेट्स होंगी, उसके हिसाब से फिर हम उस बकेट्स के अंदर डालेंगे। तो ये सब कुछ नॉन अडेप्ट करता है, ये हमारे पास एक प्री डिफाइंड ऑर्डर में चलता है। फिर ये नॉन इंक्रीमेंटल है, क्या हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमने परफॉर्मेंस करनी है सॉर्टिंग पे, वो हमारे पास पहले से क्या होने चाहिए, हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए एडवांस। तो इसी तरह अगर एफिशिएंटली हमारे पास कोई नया डाटा, अगर हम ऑलरेडी सॉर्टेड डाटा के ऊपर काम करें या एज द डाटा अराइव, तो भी हम इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो ये नॉन इंक्रीमेंटल है। उसके अलावा नॉट ऑनलाइन है, ठीक है, जैसे कि हमने यही सेम कंडीशन है, नॉट क्योंकि हमें 18 डाटा अवेलेबल इन एडवांस होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ऐसे जैसे डाटा डायनेमिकली अराइव करता है, तो न्यू एलिमेंट्स अराइव कर रहे हैं यानी कि इंक्रीमेंटल बेसिस के ऊपर, तो इसकी परफॉर्मेंस को बकेट सॉर्ट उनको हैंडल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले वो अज्यूम करेगा कि हमारा सारा डाटा पहले से अवेलेबल होना चाहिए, तो इसलिए नॉट ऑनलाइन भी है। तो ये हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द बकेट सॉर्ट।